संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं। जैसे ही आप लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएंगे उसका लाल रंग उड़ जाएगा और उसके ठीक सामने एक घंटी आएगी। उस घंटी को आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो एक घंटी ऊपर आएगी और एक घंटी नीचे आएगी। तो ऊपर वाली घंटी को आप प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहेगी और आपकी पढ़ाई मजे से चलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सानंद होंगे और मजे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आइए, लेकिन याद रखना, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। तो आइए दिखा दें दुनिया को हम में है दम और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित अभ्यास 1B परिमेय संख्याओं के प्रगुण। अभ्यास 1B को पढ़ने से पहले परिमेय संख्याओं के विभिन्न प्रगुणों को पढ़ना जरूरी है। परिमेय संख्याओं के विभिन्न प्रगुणों को पढ़ना जरूरी है। तो आइए इन प्रगुण पर चर्चा करते हैं। पहला प्रगुण है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है? जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो योगफल प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या होती है। यही परिमेय संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। क्या है? जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जो तीसरी एक संख्या प्राप्त होती है वह भी एक परिमेय संख्या होती है। इसे ही परिमेय संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हमारी 1/2 और क्या है 1/3। दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। अब हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आइए देखिए क्या होता है। इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, तो लघुत्तम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा इसका 6 और 2 3 6 यानी 3 धन 3 दूना 6 और 2 1 कम 2 2 यानी 5/6। 5/6 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या थी, 1/3 एक परिमेय संख्या थी, दोनों को हमने जोड़ दिया, 5/6 प्राप्त हुई। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है? परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो परंतु Q 0 के बराबर ना हो। तो आइए देखते हैं, 5 और 6 दोनों ही पूर्णांक हैं और 6 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है वह भी एक परिमेय संख्या होती है। ये संवरक प्रगुण था। आइए अगला प्रगुण देखते हैं, क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण है। क्रम विनिमेय प्रगुण जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, क्रम विनिमेय यानी क्रम का विनिमय कर दिया जाए। दो परिमेय संख्याओं का अगर योगफल लेना है तो पहली परिमेय संख्या में दूसरी जोड़ें,
या दूसरी में पहली जोड़ें, योगफल बराबर होता है। यही परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमेय प्रगुण है। जैसे 1/3 और 1/4, इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं। 4 और 3 का आप लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 12 और 3 चौको 12 यानी 4 धन 4 तिहाई 12 धन 3 हो जाएगा बराबर 7/12। यानी 1/3 में हमने 1/4 जोड़ा तो 7/12 आया। आइए हम इसका क्रम बदल देते हैं। अब 1/4 में 1/3 को हम जोड़ दें। क्रम को हमने बदल दिया तो देखते हैं क्या होता है। इसका भी 4 और 3 का लघुत्तम 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 धन 4 बराबर 7/12। यहां आप देखते हैं कि 1/3 में हमने 1/4 जोड़ा तो 7/12 आया। फिर हमने 1/4 में 1/3 जोड़ा तो भी 7/12 आया। इसका अर्थ यह है कि क्रम को बदल देने से परिमेय संख्याओं के योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही परिमेय संख्याओं के योग का क्रम विनिमेय प्रगुण है। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रगुण क्या है। साहचर्य प्रगुण। तीसरा क्या है? साहचर्य प्रगुण। परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण क्या कहलाता है? इसमें अगर हमें 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो पहली 2 संख्याओं को जोड़ करके तीसरी को जोड़ें या दूसरी और तीसरी को जोड़ करके उसमें पहली को जोड़ें। दोनों का योगफल क्या होता है? समान होता है। यही परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण है। मान लीजिए 3 परिमेय संख्याएं P/Q, R/S और T/U हैं। ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि P/Q धन R/S, यानी P/Q और R/S को हमने एक साथ जोड़ लिया धन T/U। उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ लिया, ये बराबर होगा। अब P/Q को हम बाहर निकाल लेते हैं, R/S धन T/U। यानी देखिए यहां पर स्पष्ट है कि पहली 2 परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ लिया, उसके बाद उसमें तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ा। अब यहां पर आप देखिए कि पहली परिमेय संख्या को हमने बाहर कर लिया, उसके बाद उसमें क्या जोड़ा? दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ करके इसमें जोड़ा। तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है? योगफल क्या होता है? समान होता है। यही परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। मान लीजिए कि 3 परिमेय संख्याएं 1/3, 1/2 और 1/4 है। ऐसे आप इसको मान लीजिए P/Q बराबर 1/2, R/S बराबर 1/3, T/U बराबर कितना हो गया? 1/4। आइए हम इसको देखते हैं। P/Q धन R/S एक ब्रैकेट में धन T/U धन T/U। अब इसको आप देख लीजिए क्या होता है कि 1/2 धन 1/3
3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, धन 1/4 जो हो जाएगा बाहर। अब देखते हैं क्या होता है, इनको आप जोड़ लीजिए, लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 धन 2 धन 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 धन 1/4। अब 4 6 का आप लघुत्तम लीजिए तो ये हो जाएगा 12, 6 गुना 12 यानी 10 हो गया, 5 गुना 10, 4 तिहाई 12, 3, ये हो गया आपका 13/12। अब दूसरा पोर्शन हम देखते हैं, ये 13/12 आ गया। अब आइए इधर देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, R/S धन T/U और बाहर P/Q, ये बराबर कितना हो जाएगा। अब 1/2 है बाहर आ जाएगा, धन 1/3 धन 1/4। अब आइए देखिए आप क्या होता है, 1/2 धन 4 तिहाई 12, लघुत्तम आपका 12 हो गया, और ये 4 धन 3 बराबर 1/2 धन 7/12 बराबर, इसका लघुत्तम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 12, ये 6/12 हो गया, धन 7 बराबर ये हो गया 13/12। आप देख सकते हैं जब हमने इनका योग किया तो कितना आया, 13/12। जब हमने ये योग किया तो कितना आया, 13/12। यानी दोनों ही परिस्थितियों में क्या हुआ, योगफल क्या है, समान आ रहा है। पहली दो संख्याओं को जोड़ करके उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, या दूसरी तीसरी को जोड़ करके उसमें पहली संख्या जोड़ें, दोनों ही परिस्थितियों में योगफल क्या होता है, समान होता है। अतः P/Q धन R/S धन D/U बराबर हो जाता है P/Q धन R/S धन T/U। ये है परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण है। तो ये थे 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें इस अभ्यास कार्य को करने से पहले जानना नितांत आवश्यक था। आइए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य 1 बी का पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो पहले प्रश्न का पहला खंड आइए देखते हैं कि ऋण 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर ऋण 8/5। आप जानते हैं कि दोनों के हर समान हैं तो अंश को जोड़ लिया जाएगा, दोनों ही ऋणात्मक हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, ऋण 8/5 आएगा, यानी यह योगफल क्या है, सत्य है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। अब यहाँ पे दूसरा खंड आप देखिए, ऋण 6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। आप देखिए कि ऋण 6/7 एक परिमेय संख्या है और 6 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया है, तो हमारा संवरक प्रगुण ये कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो तीसरी संख्या जो प्राप्त होगी वह भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः यह परिमेय संख्या होगी, इसमें इन्होंने कहा नहीं है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आइए अगला खंड देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही बात है, क्योंकि हमारा क्रम विनिमेय प्रगुण ये कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के क्रम बदलकर अगर हम जोड़ें तो भी योगफल समान ही रहता है। अतः यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्याएं चाहे जितनी जोड़ी जाएं, सबका योगफल जो होगा एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह परिमेय संख्या ही होती है। अतः इन्होंने क्या लिखा, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। जोड़ने की बात तो बात की है, हम पहले ही आपको बता देते हैं कि यह परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याएं हैं, ऋण 3/4 और 3, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमारा संवर्ग प्रगुण कहता है कि जो योगफल प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर दूसरे खंड में यह भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं और संवर्ग प्रगुण के अनुसार अगर इनको जोड़ा जाएगा तो ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि योगफल जोड़ करके बताइए, तो आइए जोड़ करके हम बता देते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ऋण 3/4 धन, इसे हम 3/1 लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा आपका 1 और 4 का आप लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, जोड़ लीजिए तो ये ऋण 3 हो गया, और ये हो जाएगा 4 × 4 और 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा ऋण 3 धन 12, यानी 12 में से 3 जो है घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा की शर्तों को पूरा करती है, जहां पर p 9 के बराबर है, q 4 के बराबर है, दोनों ही पूर्णांक हैं और 4 जो है 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या की डिफिनीशन हमारी क्या कहती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक हैं परंतु q 0 के बराबर नहीं है, तो इस परिभाषा को यह संतुष्ट करती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। और संवर्ग प्रगुण के अनुसार भी हम देख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया है तो तीसरी संख्या भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है। आइए अगला योगफल करके देखते हैं। ऋण 1 को ऋण 1/1 भी आप लिख सकते हैं, धन ऋण 2/3, तो 1 और 3 का आप लघुत्तम ले लीजिए तो 3 आपको प्राप्त होगा, और 3 × 3 यानी ऋण 3 ये हो जाएगा, और ये ऋण 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, ऋण 5/3। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। और संवर्ग प्रगुण के अनुसार भी यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दो परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा है तो तीसरी संख्या जो मिलेगी वह भी एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हमारे दो प्रश्नों का हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। हाँ तो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न कहता है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। पहला खंड है ऋण 5/8 धन ब्रैकेट में ऋण 9/13 बराबर ऋण 9/13 धन ऋण 5/8। आप देखते हैं कि इसमें क्रम को बदल दिया गया है, यानी क्रम विनिमेय नियम के अनुसार हमें सत्यापित करना है। वैसे क्रम विनिमेय नियम कहता है कि क्रम को बदल देने से योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS का योगफल क्या होता है, ऋण 5/8 धन ऋण 9/13। आइए देखते हैं इसका योगफल। तो ये हो जाएगा आपका 13 है और 8 का आप लघुत्तम ले लीजिए
तो ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24 और 8 एकन्नम 8 2 10 यानी 104 आ गया। 8 त्रिक 24 8 एकन्नम 8 2 10 104 और इसमें 8 से भाग देंगे तो 13 आएगा यानी 13 बचे 65 ऋण 65 हो गया। धन क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो यह ऋण हो जाएगा। ये 9 है तो 13 और 104 तो 8 9 72 हो गया। दोनों ही ऋणात्मक हैं तो जुड़ करके ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 7 6 13 137 बटा 104 ऋण चिन्ह के साथ 5 2 7 7 6 13। अब RHS हम भी देख लेते हैं। RHS माने राइट हैंड साइड यानी ये है तो ये हो जाएगा ऋण 9 बटा 13 धन ऋण 5 बटा 8। देख लीजिए इसमें भी जब लघुत्तम 13 और 8 का निकालेंगे तो 104 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9 बटे 72 ऋण 72 और ऋण 6 दहाई 5 का 65 और ये हो जाएगा आपका 5 2 7 7 6 13 137 बटा 104 यानी क्या हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है यानी ऋण 5 बटा 8 धन ऋण 9 बटा 13 का योगफल जो आया है ऋण 9 बटा 13 धन ऋण 5 बटा 8 के बराबर आया है। अतः यह क्रम विनिमय के अनुसार क्रम विनिमय नियम के अनुसार क्रम को बदल देने से योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोनों पक्षों को हमने हल कर दिया, योगफल क्या है समान आया है। आइए हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा ये कहता है, आइए देखते हैं इसको। खंड 2 3 धन ऋण 7 बटा 12 बराबर ऋण 7 बटा 12 धन 3। सेम कंडीशन यानी वही स्थिति यहां पर भी है क्रम विनिमय नियम के अनुसार। LHS आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष हम देखते हैं 3 को 3 बटा 1 लिख दीजिए धन ऋण 7 बटा 12 यानी ये हो जाएगा 3 बटा 1 ऋण 7 बटा 12। लघुत्तम लेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 12 तिया 36 ऋण 7 तो ये हो जाएगा 29 बटा 12। RHS आइए देखते हैं क्या आता है। RHS बराबर ऋण 7 बटा 12 धन 3 बटा 1 आप लिख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 7 धन 12 तिहाई 36 तो 36 में से 7 घट जाएगा तो 29 बटा क्या हो जाएगा 12। आप देखते हैं दोनों ही परिस्थितियों में योगफल समान आया है। अतः क्रम विनिमय नियम के अनुसार LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सत्यापित हो गया। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। इस अभ्यास का इस प्रश्न का तीसरा खंड हमारा क्या कहता है। तीसरे खंड में है बड़ा ब्रैकेट शुरू, छोटे ब्रैकेट में ऋण 4 बटा 7 धन 1 बटा 4 बड़ा ब्रैकेट बंद धन 7 बटा ऋण 16 बराबर ऋण 4 बटा 7 धन 1 बटा 4 धन 7 बटा ऋण 16।
तो ये साहचर्य प्रगुण के अनुसार इसको हमको सरल करना है। ठीक उसी प्रकार से LHS लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7/16। तो इन दोनों को पहले आप जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7/16। ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, इसका लघुत्तम हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 4 चौक को 16, ऋण 16 और धन क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7/16। आगे आप बढ़िए, तो 9 7 16 होता है, ऋण 9/28 धन क्या, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये भी ऋण हो जाएगा, ऋण 7/16। अब 16 और 28 का आप लघुत्तम ले लीजिए, 28 16 2 14 दूना 28 2 8 16 2 7 14 2 चौको 8। ये हो जाएगा 2 दूना 4 7 28 और 28 यानी 4 8 32 4 दूना 8 3 11 112 है। इसका लघुत्तम हो गया आपका 112। तो 28 में 28 से आप 112 में भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 7 28। तो ये 4 8 32 4 दूना 8 3 11 4 आएगा। तो 9 चौक 36, ऋण 36 और 16 से आप भाग देंगे तो 16 छक्का 96 और 7 छक 42 और 7 1 7 16 7 112 यानी 7 7 49। तो ये हो जाएगा ऋण 36 और ऋण 49 9 6 15 हो गया और 4 3 7 1 8 हो गया, ऋण 85/112। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं क्या होता है। RHS में क्या है आपका, ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7/16। आइए देखते हैं, ऋण 4/7 धन 1/4 ऋण 7/16। लघुत्तम लेंगे आप उसका तो 16 है। ओके, ऋण 4/7 धन 1/4 ऋण 7/16। अब 4 और 16 का आप लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा आपका ये ऋण 4/7 धन 4 और 16 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 16। 4 चौक को 16 यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये ऋण हो जाएगा 7। 16 का नाम 16। अब आगे आप बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 4/7 धन 7 ऋण 4 ऋण 7 है यानी ऋण 3/16। अब ये हो गया आपका ऋण 4/7 ऋण 3/16। अब 16 और 7 का आप लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112 और 16 चौक को 64 हो गया ऋणात्मक चिन्ह के साथ और 7 त्रिक 21 ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो गया। ये हो जाएगा आपका 64 और 21 हो गया 85 ऋणात्मक चिन्ह के साथ 112। आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हैं, अतः सत्यापित हो गया। क्या सत्यापित हो गया, LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से
हमारे दोनों प्रश्नों, यह प्रश्न संख्या 3 के तीनों खंड हल हो चुके हैं। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। हाँ तो बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा कहता है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a धन b बराबर ऋण 15/11 तो b धन a ज्ञात करें। तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदल देने से उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए b धन a का मान जो होगा ऋण 15/11 ही होगा। जो a धन b का मान होगा वही b धन a का मान होगा। क्योंकि प्रश्न में a धन b का मान ऋण 15/11 है, इसलिए b धन a का मान भी ऋण 15/11 होगा। क्योंकि हमारा क्रम विनिमय नियम ये कहता है परिमेय संख्याओं के योगफल करते समय यदि उनका क्रम बदल दिया जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए पांचवें प्रश्न में हम बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है और ऋण 12/7 है। फिर इन्होंने लिखा है कि ऋण 12/7 धन 5/11 है। तो यहाँ पर ऋण 12/7 है, इसमें क्या जोड़ा गया है दिया नहीं है। फिर यहाँ पे ऋण 12/7 है, फिर यहाँ पे 5/11 जोड़ा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर 5/11 आएगा, 5/11 आएगा। ये भी क्रम विनिमय नियम के अनुसार है। यहाँ पर परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये भरेंगे 5/11। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जहाँ पे खाली स्थान भरना है। ये है आपका खाली स्थान है ऋण 10 धन खाली स्थान बड़े ब्रैकेट में धन ऋण 7/12 बराबर ऋण 10 को बाहर कर लिया गया है, फिर 5/6 लिखा गया, फिर ऋण 7/12 लिखा गया है। अर्थात साहचर्य नियम है, ये तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ा गया है। तो खाली स्थान पे यहाँ पर आएगा 5/6, यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे हम 5/6 भरेंगे। तो इस प्रकार से ये चौथा और पांचवा प्रश्न हल हो गया। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा ये कहता है सरल कीजिए जिसका पहला खंड है 3/4 धन ऋण 8/9 धन 5/8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ना है जिनके हर समान नहीं है। तो आइए हर का लघुत्तम लेते हैं, उनको समान करने के लिए 4, 9, 8। तो इसमें आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 को उतार दीजिए, 2 चौको 8। फिर 2 से आप भाग दीजिए, 2 कन्नन 2, ये 9 आ गया। क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 को आप उतार लेंगे, 2 दूना 4। अब 3 से इसे काट दीजिए, 3 त्रिको 9 और 2 उतर जाएगा। तो लघुत्तम हो जाएगा आपका, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12 और 3 36 दूना 72। तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तम हो गया 72। तो 72 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे 4 है, 4 से आप 72 में भाग दीजिए तो 18 चौक 72 होता है। तो 18 आया तो 18 का 3 में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 और 9 9 8 72 होता है, यानी 8 आया तो 8 में गुणा हो जाएगा 8 से, तो 8 अठाई 64। ठीक, धन 8 9 72 यानी 9 आया तो 9 का 5 में गुणा हो जाएगा, 9 बचे 45। ठीक, 9 बचे 45। थोड़ा एक स्टेप हम और कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये 54/72 हो गया, ये 64/72 हो गया और ये हो गया आपका 45/72। ठीक,
यहाँ पे धन चिन्ह लगाइए, ये ऋणात्मक चिन्ह है आपका, और ये हो गया आपका। तो ये हो गई संख्याएं आपकी 18 3 54, 18 चौक 72, इसे आप सरल कर सकते हैं। और 8 8 64, 8 9 72, और 9 5 45, 9 8 72। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीनों के हर समान हो गए तो नीचे 72 लिख लीजिए, और 54 ऋण 64 धन 45 बराबर 54 धनात्मक है, 64 ऋणात्मक है, तो इसमें से 10 ऋणात्मक बचेगा, और 10 ऋणात्मक जो हो जाएगा आपका घट। ये चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, ऋण 10 धन 45 बटा 72 बराबर ये हो जाएगा 45 में से 10 घट जाएगा तो 35 बटा 72। तो इसका आंसर हो गया 35 बटा 72। ओके, एक बार इसको देख लेते हैं। 4 9 8 का लघुत्तम आपका 72 हो गया, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 3 54, 9 8 72, 8 8 64, 8 9 72, 9 5 45। सही है। 64 और 54 दोनों का अंतर जो ऋण 10 हो जाएगा, ऋण 10 45 में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 बटा 72। ये हो गया आपका छठे प्रश्न का पहला खंड, उत्तर आ गया 35 बटा 72। अब आइए बढ़ते हैं हम दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा क्या कहता है? दूसरा खंड है ऋण 9 बटा 10 धन 22 बटा 15 धन 13 बटा ऋण 20। अब यहां पर भी देखिए हर समान नहीं है, इनको हमें जोड़ना है, तो हर का लघुत्तम ले लीजिए। 10 15 और 20, 10 15 और 20 का लघुत्तम लेना है, तो आप इसको 2 से काटिए। 2 25 10 15, 2 10 में 20। अब ये दो से तो कट जाएगा, चलिए एक बार और 2 से काट देते हैं। 5 15, 2 25 10। अब आप इसे 5 से काट दीजिए। 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5। तो आपका लसागु हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 25 20 3 60 आ गया। तो लघुत्तम आपका 60 आ गया। तो ये संख्याएं हो जाएंगी ऋण 60, 10 छक 60, तो ये हो जाएगा 9 छक 54। 10 छक 60 होता है, 9 छक 54। धन 15 चौक को 60, तो 22 चौक 88, 88 बटा 60 हो गया। और अगला आप देखिए धन 60 यहां पर आ जाएगा, ऋण 60 आप लिख लीजिए। 20 3 60, तो 13 3 39 आ जाएगा। आइए सरल कर लेते हैं। तीनों के हर जो हो गए समान हो गए, तो देखते हैं ऋण 54 धन 88, और चूंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है तो ऊपर हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋण 39। तो 10 छक 60 था, तो 9 छक 54, 15 चौक को 60, 22 चौक 88, 20 3 60, 13 3 39। ठीक है। अब 2 ऋणात्मक है और 1 धनात्मक है, तो ऋणात्मक को आप ऋणात्मक में जोड़ लीजिए। 9 4 13 हो गया, और 3 5 8 1 9। ऋण 93 धन 88 बटा 60, ये बराबर हो जाएगा आपका ये 93 ऋणात्मक है, 88 धनात्मक है, तो 88 5 93 होता है, ऋण 5 बटा आ गया 60। इसको आप सरल करेंगे, 5 51 5 हो जाएगा,
और 12×25 60 होता है, 1/12 ऋण 1/12, यानी इसका आंसर हो गया ऋण 1/12। तो इस प्रकार से छठवें का दूसरा खंड हमारा सरल हो गया। आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न ये कहता है कि योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके सरल कीजिए, जिसका पहला खंड है 3/7 धन ऋण 5/14 धन ऋण 11/14। तो तीन परिमेय संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, अतः इसमें हमें योग की संक्रिया का साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। 3/7 धन ऋण 5/14, ये बड़े ब्रैकेट में आप ले लीजिए, धन ऋण 11/14। तो आइए देखते हैं, योग की संक्रिया का साहचर्य प्रगुण लागू करेंगे। तो आगे इसको दो संख्याओं को हमने जोड़ लिया, फिर तीसरी जोड़ दिया। अब आगे क्या करेंगे, 3/7 को आप बाहर ले लीजिए, धन बड़े ब्रैकेट में ऋण 5/14 धन ऋण 11/14। ये हमारा योग की संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहता है। तो आइए देखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी इतना जोड़ करके हम देखते हैं। 3/7 धन, यह ब्रैकेट खोलेंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, 5/14 धन ऋण 11/14। आइए देखते हैं, 7 और 14 का लघुत्तम आप लेंगे तो 14 हो जाएगा। ये हो गया 14 है आपका, 7 दूना 14, 3 दूना 6 और ऋण 5/14 हो गया, धन ऋण 11/14 हो गया। ये हो जाएगा, 6 में से 5 घट जाएगा तो 1/14, 1/14 धनात्मक है और ये ऋण 11/14। तो ऋण दोनों के हर बराबर हैं, इसलिए अंश में से अंश घट जाएंगे। ऋणात्मक में 11 है और धनात्मक में 1 है, तो बचेगा ऋणात्मक 10, ऋण 10/14। तो ये हो गया आपका ऋण 10/14। अब RHS हम देख लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड RHS यही है आपका। तो ये हो जाएगा 3/7 धन बड़े ब्रैकेट में क्या है, आप देखिए दोनों के हर बराबर हैं, ऋण 5 ऋण 11/14 हम जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं, अतः ये हो जाएगा 3/7 धन 11 5 16 ऋण 16/14। अब ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण चिन्ह के साथ बाहर आएगा और 7 और 14 का लघुत्तम हो जाएगा 14। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 ऋण 16, तो 6 धनात्मक है, 16 ऋणात्मक है, तो 16 ऋणात्मक से 6 निकल जाएगा, तो ऋण 10/14 आएगा। यानी आप देख रहे हैं कि वही आया है जो LHS में आया है, वही RHS में आया है। अतः यह क्या है, योग की साहचर्य प्रगुण का पालन करके हमने इसको सरल किया, तो दोनों ही परिस्थितियों में योगफल क्या है, समान आया है, यानी इसका आंसर हो गया ऋण 10/14। अगर इसको आप सरल करना चाहेंगे तो 2×5 = 10 ऋण 5/7 आ जाएगा, और इसका भी सरल करेंगे 2 से, 2×5 = 10 ऋण 5/2 7 14 ऋण 5/7। तो आंसर हो गया ऋण 5/7। ये हो गया आपका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ। आइए देखते हैं। 7वें का दूसरा खंड हमारा कहता है कि 2/5 धन ऋण 8/3, उसके बाद धन
4/-5 धन ऋण 2/3। तो आइए देखते हैं, इसमें हम 2 को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5, और दोनों ही हर और अंश दोनों में ही ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा धनात्मक, धन 8/3। और इनको हमने एक साथ कर लिया, धन इसमें ये हो जाएगा 4/5 धन ऋण 2/3। इनको एक साथ हम जोड़ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। 5 और 3 का लघुत्तम आप लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 हो गया, 3 पच्चे 15 और 8 पच्चे 40। ये हो गया आपका धन। यहां पर भी वही स्थिति है, दोनों ही ऋणात्मक हैं। लघुत्तम हो जाएगा आपका 15 और ये 5 तिहाई 15 यानी 4 तिहाई 12 हो गया, 3 पच्चे 15 यानी 5 दूनाई 10, ऋण 10। तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ठीक है। ये हो गया आपका 40 6 46/15 धन, ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाएगा 12 10 22/15। अब आगे आइए बढ़िए आप, 46/15 ऋण 22/15। दोनों के ही हर बराबर हैं, अतः घट जाएगा ये 46 ऋण 22 बराबर, ये हो जाएगा 24/15। आप 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15, 8/5 इसका आंसर आएगा, बराबर 8/5। यानी आंसर कितना हो गया, 8/5। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। 2/5 और 8/3 को जोड़ेंगे, ये दोनों ही ऋणात्मक है, अतः धनात्मक हो जाएगा। 2/5 धन 8/3 हो गया और इनको हमने एक साथ जोड़ लिया, 4/5 हो गया और ऋण 2/3 हो गया। अब ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 यानी 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 5 अट्ठे 40, 6 46/15 हो गया और इसका लघुत्तम 15 हो गया आपका। तो 5 तिहाई 15, 3 आया, 4 में 3 का गुणा होगा 12 हो जाएगा और 3 पच्चे 15, 5 आया तो 5 का 2 में गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा आपका ऋण 22 और 46 में से आपका 22 घट जाएगा तो 24 आ जाएगा। 24 को आप सरल करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15 यानी 8/5, आंसर हो गया 8/5। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1B समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली को लेकर के हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मजे से